साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीन गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी इनका अदब माँ समझ कर करती थी, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फ़ौत हो चुकी थी। मैं इनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस गिराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सब ही इस पर रश्क करते। इसकी हमजोलियाँ इसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आनन फानन रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरी साथ आई थी। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थी। इनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। उस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे। सर खुजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गई। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार इसकी तरफ उठती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगी। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा हुआ था। बार बार रह रह कर मुनीर की सूरत आंखों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश कहीं एक बार इसको देख पाऊँ तो सजदा शुक्र बजा लूँ। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी। बेइख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेइख्तियार ही ये कलमात निकल गए, कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा करना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, वो वादा लेने के देने ना पड़ जाए। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था कि अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से बढ़ता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई। नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह कर दूं।
दो पीरियड बमुश्किल पड़े, तीसरा पीरियड खाली था, इसका भी खाली होता था। लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल उसने किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है, वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया, कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर बेच देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। जैसे भी हो मैं इनको राज़ी कर लूँगा, मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस नहीं होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे, उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दे दी है वो इनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से बात मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है, तुम क्या सोचती हो, इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊँगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है, मैंने रोते हुए कतियत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैर बात कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूँगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी के साथ सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारो। ये मेरा हक है क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है, तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूँ सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर। वो कायल ना भी था तो मैंने इसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारे घर के पिछली गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे काम किए कि खटका ना और ना किसी की आँख खुले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले ही बैग उठाकर मैं गली में आ गई। दरवाज़े की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो। घर का पिछला दरवाज़ा जो उकबी की तरफ खुलता था उसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली की नुक्कड़ पर पहुँचे जहाँ इसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बहिफाजत मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुँच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर ले। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे। यहाँ पुरसकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते रहे। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है, पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, इसके पास जाता हूँ, इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वो ही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रिहाइश का सोचना है। निकाह के बाद हम कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता रह लेंगे। कोई मकान किराए पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं वो हमको तलाश करेंगे, इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्कर होकर कहा, हाँ ये ज़्यादा संगीन मसला है, मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है। यकीनन इनको पुलिस गिरफ़्तार करेगी, मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त ऐसा कुछ नहीं सोचा था और अब ये बातें सोच रहे थे। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। मुआशरती हक़ाइक़ और मुश्किलात जहन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी अफरियत मुँह फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ।
देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना, जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा बजे भी तुम मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, इसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले चलूँगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलम बंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से ज़ख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो उधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पल भर को आँख ना लगी, शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बैरे ने एक बार दरवाज़ा बजाया मगर मैंने ना खोला और ना जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे, खुदकश धमाके में इनकी टांगें उड़ गई थी, अस्पताल में इनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और इनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप इनके घर वालों का बता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि इनको मेरा मत बताइएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानेह की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो, जहाँ कहो मैं पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे एतबार ना था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा था। तभी मैंने अपनी दानिश्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बुलाकर 2000 रुपये दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानो कान खबर ना होगी। न पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा और ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद मैं भी गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जहाँ बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना चाहता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और इसने मुझे होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा। वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुँचा दूँगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर दरवाजे पर उतारा, शायद वो उसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये इनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का ज़रिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाज़ार से भी था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में ख़वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तगू की। फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी, चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा, इनका सामान यही रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी। सामान ले जाना ठीक नहीं है, हो सकता है कि इन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गले लगाकर कहती थी, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुँचा दूँगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर इस जगह ले आई जिसको बाज़ार हुस्न कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाज़ा हुआ तो हक्का बक्का रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नज़र आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था। काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर काँप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी आंखें हैरत से फटने लगीं कि इनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कज़म मनसब
भी था। मनसब को देखकर समझ में ना आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर इसकी तरफ दौड़ी और इसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे देखकर हैरान परेशान हो गया था। मैंने कहा, मनसब मैं रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये लोग? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा फ़िक्र ना करो। इसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और इसने बाला खाने की मालका को आड़े हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। इसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ, क्योंकि अभी मैंने इसके पैसे नहीं दिए। असल मुजरम होटल का बहरा इफ्तिखार है। इसका सामान भी इसी के पास है। वही इसे फ़रोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालदा का भांजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, इसलिए बात नहीं निकलनी चाहिए वरना ख़ानदान की बदनामी होगी। गलती से इन बदमाशों के हाथ चढ़ गई। शुक्र है हम यहाँ बर वक्त आ गए। बहरहाल सुबह ही इसको घर ले जाऊंगा। तुम इफ्तिखार से इसका बैग बरामद कराओ जिसमें इसका शनाख्ती कार्ड, जेवर और नकद रकम है। वो रात मैंने मनसब के साथ गुजारी। गर्चे मेरा दिल मुनीर के लिए दुख से भरा हुआ था, मगर मैंने मनसब पर यह ज़ाहिर ना होने दिया कि मुझको मुनीर का दुख है और मैं इसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते में से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने इसको मोहलत ना दी। अल्लाह ताला ने इसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था, मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला ना था। इसलिए मुझे इस बाज़ार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था, मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मैं ज़ारों कतार रोई तो वो शर्मिंदा हुआ। इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा। लूट लेने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना। जो गलती हुई है इसको माफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज़्ज़त इस बाज़ार में नीलाम होने से बच गई। इस रोज़ अगर मैं अपने उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ ना जाता तो न जाने इस पर क्या क़यामत गुजर जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया। और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत इसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर अम्मी अब्बू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी ना करते थे, मगर मार पीट से काम नहीं लिया कि इसमें इनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अब्बू को यकीन दिलाया कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब कोई इससे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ़्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक ही आस था। एक रोज़ इसका फ़ोन ना आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन इसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, तो रात तुमने फ़ोन भी नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया। तुमको पता है जिस रात मैं तुमसे बात नहीं करता उस शब पर यह काली रात गुजरने का नाम नहीं लेती, और तुम हो के बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ सिर्फ तुमको देखने, छुप ना जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि इसकी मंगनी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझसे शादी करने के लिए इसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी, जो मेरी अम्मी को किसी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी अम्मी के सामने हम बात ना करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती। ताहम फ़ोन पर इसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था, फिर इसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी। लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फ़रा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। फ़रा इसके चचा की बेटी थी और इनका घर करीब ही था। मजबूरन मैंने अम्मी से कहा कि फ़रा बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊँ? वो बोली, हरगिज़ नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फ़रा के यहाँ जाने का? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की। अम्मी जाने दो ना, भैया छोड़ आएगा। हरगिज़ नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में फ़रा के घर से इसका छोटा भाई आ गया कि फ़रा बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब अम्मी का दिल पसीजा। बोली, तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। इसी दम वो फ़रा के घर चली गई। इनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल इसने फ़रा के भाई को भेजा था, अम्मी घर पर ना थी। अब हम बात कर सकते थे। तब इसने कहा, बुशरा, तुम माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएंगे। वो ज़िद की पक्की हैं। ये नामुमकिन है। तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है। तुम जानते हो तुम इनको राज़ी कर सकते हो, तो कोशिश करके देखो। मैं इनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हुआ तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया।
کیا کہہ رہے ہو منصب؟ ایک بار پہلے بھی میں اس راہ سے گزر چکی ہوں اور راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے منصب، میں کسی اور سے کچھ نہیں کہوں گی۔ کوشش تو کرو، اس نے کہا۔ آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصب نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا۔ امی نے اس وقت مجھ پر خوب غصہ اتارنا شروع کہ کیا تجھے اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی؟ مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہ گئے بے حیا؟ پہلے ایک کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ منصب میرا خون ہے، کیا وہ تھوکا چاٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے۔ بے غیرت، تو نے ہمیں ڈس لیا، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اگلے دن خالہ آ گئی، بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بشرا کے سوا کسی سے شادی نہ کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بے حیا ہے تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی۔ امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر بے حیا، کچھ شرم کر۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخرکار کمرے میں بند ہوئی، تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ منصب کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ میں کسی قیمت آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں؟ کوئی مانتا نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا۔ ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھی۔ میرے لیے کیا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی؟ جبکہ میں نے تمہارے ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو گھر واپس پہنچایا ہے۔ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہمت کرو اور نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی، جگہ بتا دو۔ اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی سوتیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا، بے عزتی اور اہانت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، گرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی جاتی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آ گئے اور آنکھ مار کر بولے ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی، تو وہ کہے لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے نے کہا تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ہا ہا ہا۔ ان کے کہے میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا، زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی، پھر بھی دل یہی کہتا تھا نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی یہ عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی، ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصب تھا مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصب آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصب چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں نے ان کی بابی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔
भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाज़े पर नहीं आया। इस वाक़या के कुछ अर्सा बाद अब्बू फोत हो गए। अम्मी को असल हकीकत का पता चल चुकी थी। मैं शब रोज़ इनका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद उन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी।